ऐसे मौसम में जब लगता है कि सब रजाई में बैठना चाहते हैं, आप लोगों ने इतनी कोशिश की और आप लोग सब यहाँ पर हैं आज, और जिस संख्या में आप लोग हैं आज यहाँ पर, आई थिंक इट गिव्स अस ए कॉज। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है जब शहर के सारे नामी जामी सब सिस्टम जो है वो आप इस मौसम में यहाँ पर आए हैं। आई थिंक चीमा साहब ने बहुत बातें कही हैं, वो आप भी सब जानते हैं कि किस तरीके का ये आंदोलन आज भारत में हो रहा है। मेरा ये मानना है, मैं कल परसों एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने वहाँ ये कहा कि इट हैज़ ग्लोबल इम्प्लीकेशंस एंड आई थिंक वी विल कम टू दोज ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। लेकिन पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि ये सारा जो आंदोलन है, या इंग्लिश में कहते हैं फार्मर्स मूवमेंट, प्रोटेस्ट तो नहीं, मैं तो मूवमेंट कहूँगा इसको, ये जो मूवमेंट है इसके क्या कारण है, क्यों ये किसान जो है इतने उनका जो रोष है जो आप देख रहे हैं इतने मौसम में, ऐसे मौसम में जबकि कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, किसान इतने दिनों से 45 दिन हो चुके हैं दिल्ली के आसपास बैठे हैं। मुझे याद है, थोड़ा सा इसके लिए हम सबको एक बैकग्राउंड जानना जरूरी है। एक मैं कोशिश करूंगा कि एक बड़ा चित्रण आपके सामने रखूं ताकि हम एक पर्सपेक्टिव को समझ पाएं कि ये हमारा जो देश का किसान है ये क्यों एजिटेटेड है और क्या कारण है कि उसको इतना अपना सख्त कदम लेना पड़ रहा है। मुझे याद है 1996 की बात है, 1996, and there was a conference at the MS Swaminathan Research Foundation in Chennai. उस कॉन्फ्रेंस में उस समय के सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, जिनका नाम था इस्माइल सरगंडन, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में, ये 1996 की मैं बात कर रहा हूँ, अगले 20 साल में जो लोग भारत में गांव से निकलकर शहर की तरफ प्लान करेंगे, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या उस समय 20 करोड़ थी। तो वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेट था कि भारत में 2015 तक 40 करोड़ लोग जो हैं वो गांव से निकलकर शहरों में आएंगे। बहुत साल तो मैं ये सोचता रहा कि शायद ये वर्ल्ड बैंक हमें अलर्ट कर रहा है, सचेत कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, तो देन आई रियलाइज कि नहीं, ये तो डायरेक्टिव है हमारे लिए। So it is a kind of a message that is very clearly laid out कि ये आपको करना है। Why I am saying this is कि 2008 की अगर आप वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखें, जो कि एनुअल रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की, उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो इसी भाषा में लिखा गया तकरीबन कि आपको जो काम दिया गया था वो आपने किया नहीं है। So now hasten the process. How do you hasten the process? You go for land rentals, land acquisitions and so on. Push these people out into from the rural areas into the urban areas. उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई ये जो खेती में जो किसान है, स्पेशली जो यंगर किसान है, उनको खेती के अलावा और कुछ नहीं आता। सो टू इंश्योर दैट दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द इंडस्ट्री अर्बन सेंटर्स में, यू सेट अप ए नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिनमें इनको ट्रेन किया जा सके। दिस वाज इन 2008 एंड 2009 का जब बजट हम देखते हैं तो उसमें 1000 ITIs का प्रावधान किया गया। वर्ल्ड बैंक ने हमें 2008 में कहा, हमने 2009 में उसको पालन भी कर दिया। एंड वी somehow believe कि ये एक माइंडसेट क्रिएट किया गया है कि दुनिया में, और हम सब क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स 101, इकोनॉमिक्स 201 पढ़ा है, हम सब ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है, जो डिजाइन वो है, जब तक हम इन लोगों को गांव से निकालकर शहर में नहीं लाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। ये आप सब ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। But because we don't go out of your laboratories or out of your institutes into the field, we don't understand कि वो क्या जो मॉडल था, is it relevant to our needs or is it something that we have been made to believe कि that is the only way forward? इससे कुछ साल पहले भी मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। 1983 में नोबेल पीस प्राइज मिला था वालेसा साहब को, जो कि पोलैंड के उस समय वर्कर सॉलिडारिटी मूवमेंट के लीडर थे। I don't know how many of you know him. He was till recently also the president of Poland. मुझे याद है नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पीस प्राइज विनर थे, और वो जब आया करते थे, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू बी इंडियन एक्सप्रेस, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ बहुत ट्रैवल करता था। हम लोग पंतनगर में थे एक किसी वर्कशॉप में, तो बैठे डॉक्टर बोरलॉग से बात चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि 83 में अवार्ड मिला था वालेसा साहब को, तो 84-85 के पास की बात होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट हैव यू टू से अबाउट द
Nobel to Walesa. तो उन्होंने कहा कि I'm so glad you asked me this question, Devinder. Actually, what happened, he said, was कि नोबेल कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई हमें इसको अवार्ड देना है, तो somebody should go and find out कि भाई whether he deserves the award or not. तो उनका कहना था कि वो जो टीम थी उसको चेयर किया था बॉर्डलॉग, the team which went to Poland to find out whether he deserved the Nobel Prize or not, उसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर बॉर्डलॉग. तो उन्होंने मुझे कहा कि आई एम सो हैप्पी कि आज मुझे मौका मिला तुम्हारे साथ ये बात करने का. उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि वालेसा was actually fighting for cheaper food for the workers. He was a worker solidarity movement leader, and obviously salaries जो उसमें जो problem है दुनिया भर में, तो wages जो मिलते हैं, तो he was wanting cheaper food for the workers because that was a dominant part of the wages जो consumption होती थी. तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ पर देखा कि वो तो he was fighting for cheaper food for the workers, but in the bargain he was forgetting कि what will happen to the millions of farmers who produce that cheaper food. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आकर रिपोर्ट दी थी कि वालेसा does not deserve a Nobel Prize. And yet he got a Nobel Prize. So it tells you very clearly कि इकोनॉमिक सोच जो है दुनिया की वो ये है कि food price has to be kept low. Food अगर price low होगा तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वायबल होंगे. So it's a price that agriculture or farmers are paying to keep the economic reforms viable. That is a message which I got at that particular time, and I realized अभी भी अगर आप दुनिया में देखें तो सारी ग्लोब में एक ही एफर्ट हो रहा है कि फूड प्राइसेस को नीचे रखा जाए. And what happens to farmers? किसी के हेल्प नहीं है. In fact, rich countries have actually taken care of their farmers, I must say. They are providing them subsidies in so many forms कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ पर क्या होता है. लेकिन हमारी कंट्रीज जो हैं, हमारे जो देश के पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट हैं, मेनलाइन इकोनॉमिस्ट, वो तो शायद सबसे ज्यादा दे आर मोर लॉयल देन दैट जो सिस्टम है सारा. एंड दे आर आल्सो एडवोकेटिंग टू अस कि मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, इनको मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, लेट मार्केट्स प्रिवेल. लेकिन वहां पर तो मार्केट फेल हो गई, वहां पर तो मार्केट फेल हो गई जहां से हम ये मॉडल को बोरो करते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं कि साहब यही मार्केट्स के ऊपर छोड़ दीजिए, कॉम्पिटिटिवनेस होगी, इफेक्टिव हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप सबने सुना. इसी संदर्भ में अगर हम देखें कि क्यों ये जो किसानों का जो आज रोष है वो क्यों आपके सामने इतना उसमें जो उसमें जैसा कि आपने कहा जो डेडिकेशन और उनकी जो कमिटमेंट है वो क्यों इतनी उनके अंदर प्रबल है कि वो हटना नहीं चाहते सीन से. दे वांट कि दिस इज अ बैटल जो उन्हीं को लड़नी है. एक्चुअली वी फेल्ड देम. लेट्स एक्सेप्ट इट कि वी फेल्ड देम ऑल दिस डिकेड्स. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, मुझे याद है कि एक यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी आई थी अनटैग की. अनटैग ने कहा था, उन्होंने 20 साल का पीरियड लिया था और उन्होंने मिड 1980 से मिड 2000 इस पीरियड को उन्होंने इवैल्यूएट किया था. व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने देखा कि दुनिया में जितनी भी क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, उसका उन्होंने प्राइस का असेसमेंट किया. एंड दे फाउंड आउट कि इस 20 ईयर पीरियड में द प्राइसेस आउट जिसको हम कहते हैं फार्म गेट प्राइसेस, वो फार्म गेट प्राइसेस हैं हैड रिमेन्ड स्टैटिक और फ्रोजन इफ यू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. Now we must understand this. 20 साल अनटैड का कहना है, वो स्टडी उपलब्ध है अनटैड के पास. अनटैड का कहना है कि 20 साल तक चाहे आपका दूध था, वीट था, राइस था, व्हाटएवर क्रॉप्स जो थे, उसका प्राइस जो है, आउटपुट प्राइस जो है, इट हैड रिमेन्ड स्टैटिक फॉर 20 years इफ यू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन. कहीं दुनिया में चर्चा हुई इसकी? That was a huge community. आधी दुनिया जो थी वो फार्मिंग के साथ इन्वॉल्व थी, और उसमें कहीं बात में कहीं चर्चा नहीं हुई कि भाई इतनी पॉपुलेशन 20 साल से उनकी इनकम स्टैटिक है, फ्रोजन है, तो कहीं उसके ऊपर लेट्स फाइंड आउट और लेट्स ट्राई टू वर्क आउट कि इनको कैसे मदद दी जाए. वी डिडंट डू इट. इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द डिबेट. अभी हाल में ही एक स्टडी आती है 2018 में, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक OECD, एक दिल्ली में थिंक टैंक है, इक्रियर के साथ मिलकर उन्होंने स्टडी की. वो कहता है कि 2000 और 2016-17 के बीच में, यानी पीरियड ऑफ 16 years, भारत के किसानों को, मैं तो पहले आपको ग्लोबली बताया था, भारत के किसानों को इस 16 साल के पीरियड में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने ये सुना होगा. ना तो मीडिया ने कभी रिपोर्ट किया, ना कभी डिस्कशन हुए. अगर 5 लाख करोड़ रुपए का भी कॉर्पोरेट का नुकसान हो जाता तो हाहाकार मच गया होता कि पॉलिसी पैरालिसिस है इस देश में, कुछ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सब कुछ आप सुनते. लेकिन किसानों के साथ हुआ, किसी ने उसकी चिंता नहीं की, इंक्लूडिंग यू एंड मी. ये नहीं कि छपा नहीं है, कहीं ना कहीं तो छपा होगा आपको, पर वो स्टडी की बात नहीं. मेरा मानना है कि वो स्टडी अंडर एस्टिमेट थी. अंडर एस्टिमेट इसलिए थी क्योंकि द स्टडी वाज फॉर ए हैंडफुल ऑफ क्रॉप्स.
अगर वो सारे स्पेक्ट्रम को देखते हैं एग्रीकल्चर में, तो प्रोबेबली जो लॉस हम देख रहे हैं, विच इज ऑलरेडी वेरी ह्यूज, वुड हैव बीन फिनोमिनल, लेकिन कहीं चर्चा नहीं हुई। यानी हर साल भारत के किसानों को 2.64 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। एंड आई थिंक एज आई सेड अर्लियर, नो डिस्कशन इन हियर। देन लुक एट अनदर स्टडी, इकोनॉमिक सर्वे 2016 का, जो आप जानते हैं कि 2 दिन पहले बजट के पेश किया जाता है। उस इकोनॉमिक सर्वे 2016 में ये कहा गया था कि किसान परिवार की औसतन आय 17 राज्यों में, विच मीन्स प्रैक्टिकली हाफ द कंट्री, किसान परिवार की औसतन आय 17 राज्यों में 20,000 रुपए साल की, 20,000 रुपए साल की। मुझे याद है उस दिन जब बजट का डे था, तो मैंने आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द टेलीविजन चैनल्स कि भाई सरकार ने कहा है कि वे इनकम डबल करेंगे, तो अभी इनकम है क्या, ये तो पता चले। तब मैंने कहा था कि 2 दिन पहले का डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि वे किसान परिवार की आधे देश में औसतन आय जो है वो 20,000 रुपए साल की, यानी 1700 रुपए से कम। 1700 रुपए में तो हम एक गाय नहीं पाल सकते। आई डोंट नो एंड आई शडर टू थिंक कि ये हमारे देश के आधे देश में किसान जो हैं वो अपना परिवार 1700 रुपए में कैसे पालते हैं। तो कहीं आपने डिबेट देखी इसके ऊपर? क्या कारण है कि एज ए सिविल सोसाइटी वी ऑल हैव फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द क्राइसिस दैट द फार्मर्स इन आवर जस्ट देयर बैकयार्ड, और साथ में ही सफर कर रहे थे, एंड वी केप्ट क्वाइट। वी केप्ट क्वाइट। Let us say, then look at the agriculture university where I was a student, Mohan Singh ji was there, and so on. Many of you must be there. हमने कभी किसानों का साथ दिया इस सेंस में कि हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एनपीके डालो, ये करो, वो करो, हम कहते रहे, लेकिन when it comes to farmers income, we tend to believe कि डब के बाद रज के खाओ। That concept didn't work. It didn't work in America, it didn't work in India. लेकिन हमें एक इंप्रेशन दिया गया कि यही सोल्यूशन है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, एंड दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, एंड आई थिंक वी टेंड टू बिलीव दिस। Now let me take you from this particular situation, जो बैकग्राउंड मैंने आपको दिया भारत के किसानों का, and this is just an overview. I think we can go in if we were to go deeper and deeper into what states में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, and all those kind of things, but generally overall I think it is very clear कि ये हमारी सिचुएशन है। जब ये 20,000 रुपए की जो मैंने आपको इनकम की बताई है उसकी इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें एक बड़ी खास बात है, उसमें 20,000 जो कॉस्ट है, नॉर्मली व्हाट वी डू इज कि जितना किसान ने बाहर बेचा वो हम उसको इनकम का आधार मानते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने जो बाहर बेचा वो भी, और जो उसने घर में बचा के रखा अपने कंजम्पशन के लिए, दोनों को जोड़ा था, तब ये 20,000 रुपए उसकी इनकम बनती है। दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वे। नाउ लुकिंग एट व्हाट द एक्साइटमेंट इन द कंट्री इज, अब हमें ये बोला जा रहा साहब ये जो लॉज आए हैं ये तो कमाल कर देंगे, हिस्टोरिक होंगे, ये भी आपने सुना है। आपने ये भी सुना है कि किसानों की इनकम जो है बढ़ जाएगी, इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगी, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स जो एक जार्गन होती है मार्केट रिफॉर्म्स की, वो हमें बताई गई है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि 1991 का वो टाइम जो है वो एग्रीकल्चर में अब आया है, ये भी आपने सुना है, ये सब बातें आपने सुनी। इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, किसान की जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ेगी, उसको मार्केट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपने सब ने ये बातें सुनी हैं, एंड आई थिंक वी टेंड टू बिलीव कि यस, इससे ज़्यादा अच्छा सिस्टम तो कोई हो नहीं सकता। बट व्हाट हैव वी डन एक्चुअली, हमने कट एंड पेस्ट किया जो अमेरिका में एग्जिस्ट कर रहा था। ये हमारे को, मुझे नहीं पता, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग, अगर आपने मुझे पढ़ा हो, कि वी हैव अ ब्रीड ऑफ इकोनॉमिस्ट नाउ, आई कॉल देम लेजी इकोनॉमिस्ट। सिंपल चीज है, आप कट एंड पेस्ट करिए, मार्केट रिफॉर्म सब डाल दीजिए कि ये साहब आपका सोल्यूशन है। एक इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कहीं पर कि साहब पंजाब के किसान जो हैं व्हीट एंड राइस ग्रो करने वाले, दे आर लेजी फार्मर्स, ये लिखा है एक इकोनॉमिस्ट ने। मैंने उसी के जवाब में एक आर्टिकल में लिखा कि पंजाब के किसानों में तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है आज गेहूं की, इट इज 5.1 टन पर हेक्टेयर, जो प्रोडक्टिविटी पैडी की है 6.6 टन पर हेक्टेयर। दिस मैचेस द टॉप इन द वर्ल्ड। पंजाब के किसानों ने तो ये प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने क्या किया? यू आर लेजी इकोनॉमिस्ट। ऐसे आपने सिंपल the point I think we need to understand is that it is time and opportunity for us to look beyond our classrooms and textbooks and so on, and then to see कि realities कहाँ पर है। अब ये कहा जाता है कि साहब ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है, this is what India needed. Yes, there is no denying कि agriculture was crying for a change. Agriculture is crying for a change because जो मैंने आपको बताया, इतने दशकों से जो किसानों की हमने अनदेखी की है, ये injustice उनको की है, obviously they are also wanting to come out of it.
आप ये देखिए, जो किसान हर साल आपको रिकॉर्ड प्रोडक्शन करता है और खुद वो अपना पेट काट के जीवन अपना निर्भर करता है, तो उसके लिए कितना बड़ा इतने दशकों का जो कंपाउंड एंगल था वो आपके सामने आज निकल कर आया। क्या उसका सोल्यूशन हम दे पा रहे हैं? अब देखिए, उसमें भी दो तीन बातें हमें समझनी है। इंटरनेशनली, क्योंकि ये मार्केट रिफॉर्म्स का जमाना है, वी ऑल टेंड टू बिलीव, यस वी आल्सो बिलीव इन लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ द मार्केट रिफॉर्म्स, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हम समझे उस चित्रण को? अमेरिका में ये जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, जहां से हमने ये बोरो किया है मॉडल, ये मॉडल तो वहां से 6, 7, 8 दशकों से एग्जिस्ट कर रहा। इनफैक्ट जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ अर्ली 1970s, तो उस समय उनके जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने क्या कहा था? आई थिंक दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ दोस मार्केट रिफॉर्म्स देयर। उन्होंने कहा था, गेट बिग और गेट आउट। देख लीजिए, ये बहुत इनफेमस स्टेटमेंट है उनकी, गेट बिग और गेट आउट, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन अमेरिका। आज अमेरिका में 1.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स थे 1.5% रह गए हैं अमेरिका में। इतने पीरियड में, लेट्स से 1970 से अगर हम आज 2020 तक का भी पीरियड देख लें, तो आपको बड़ा क्लियर नजर आता है कि अमेरिका में एग्रीकल्चर की जो क्राइसिस है वो बड़ा है। समहाउ ये हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं करता। आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, किसी को शायद पता भी नहीं होता ज्यादा लोगों को, एंड वी डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। मीडिया में तो कभी बात आई नहीं है, ना मैं देखता हूँ कभी टेक्स्ट बुक्स में आती है, या बात या क्लासरूम्स में आती है। अमेरिका में आज अगर हम सिचुएशन देखते हैं, तो पिछले साल जो 2020 जिसमें इलेक्शन लड़नी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो उन्होंने तकरीबन $42 बिलियन पंप इन किया है एग्रीकल्चर में बाय वे ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एंड सो ऑन, जिससे किसानों की इनकम बढ़ी है, पॉजिटिव हुई है आफ्टर सेवरल ईयर। 2013 से लेकर 2020 तक उनकी 2019 तक उनकी जो मीडियन इनकम है या एवरेज इनकम है अमेरिकन फार्मर्स की, इट वाज इन द नेगेटिव। सिचुएशन ये है कि 2020 में अमेरिका में किसानों के ऊपर जो कर्जा है, जो बैंकरप्सी है, $425 बिलियन की बैंकरप्सी है। एंड दिस इज डिस्पाइट 1995 से लेकर 2020 तक 25 साल में अमेरिका ने $425 बिलियन की सब्सिडीज दी हैं एग्रीकल्चर में, उसके बावजूद भी आज $425 बिलियन की बैंकरप्सी खड़ी। दिस इज अमेरिका। आज वहां का रेट ऑफ सुसाइड जो है रूरल अमेरिका का, इट इज 45% हायर देन अर्बन अमेरिका। मुझे याद है कुछ साल पहले, अब तो बहुत साल हो गए, 12-13 साल पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सुसाइड अमेरिका की जो थी न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट हुई, और वो देखा शिखर में, आप अभी तक मैं कभी भूला नहीं। क्यों नहीं भूला, मैं आपके सामने रखता हूँ कि सुसाइड तो ठीक है, पंजाब में होती हैं, सारे देश में होती हैं, यूरोप में होती हैं, अमेरिका में होती हैं, बट लेट्स लुक एट दैट सुसाइड। ही वाज अ स्मॉल डेयरी फार्मर, एंड डेयरी फार्मर्स इन अमेरिका इज अ काइंड ऑफ अ मॉडल फॉर अस। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो डेयरी फार्म है वो भी अमेरिका के पैटर्न पे हो, टेक्नोलॉजी रिच, यू नो द ब्रीड्स जो कैटल की हैं, दे आर आल्सो वेरी सोफिस्टिकेटेड, हाई मिल्किंग काउज एंड सो ऑन। उसके बावजूद भी उसने जब सुसाइड की है, he first shot each of his 51 cows and then he shot himself. This was about 14-15 years back. तो अमेरिका में एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस जो है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, सैडली हम कभी उनके जो प्रोमिनेंट मैगजीन या न्यूज़पेपर्स हैं शायद वो भी नहीं देखते हैं। दे हैव बीन कवर स्टोरीज इन टाइम, न्यूज़वीक, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट एंड यू नेम इट। यूरोप में जाइए, वहां भी किसानों की जो दुर्दशा है उसके ऊपर कवर स्टोरी आती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमारे भारत के लोगों को क्यों नहीं पता कि यहाँ पर क्या है। हमें तो शायद इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि हमें अपने ही देश का नहीं पता, तो हम उनको क्यों लेते हैं। बट एनीवे, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आज ये हालात हैं कि अमेरिका का चीफ इकोनॉमिस्ट जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, ही हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि अमेरिका में सिंस 1960s द फार्म इनकम्स आर इन अ स्टीप डिक्लाइन इफ यू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। दिस इज अमेरिका। This is America, a country which every 5 years comes out with a farm bill that makes a provision for the subsidies for or investments in agriculture for the next 5 years. सदियों से अगर आप देखो अमेरिका ने इतना पैसा पंप इन किया है एग्रीकल्चर में, उसके बावजूद भी आज क्राइसिस इतना सीवियर है। मुझे अभी हाल में ही एक किसान ने वहां से फोन किया, उसने कहा कि साहब पंजाब के फार्मर्स और हरियाणा के फार्मर्स और देश के फार्मर्स जो दिल्ली के आसपास बैठे हैं, वो जो बात कर रहे हैं मिनिमम प्राइस की या मिनिमम प्राइस एश्योरेंस की, ये क्या चीज़ है, हमें समझाइए, बिकॉज हम तो ये भी हम तो चाहते हैं कि ये हमें मिले। तभी मैंने आपसे कहा था कि इट हैज इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन। उस किसान ने मुझे क्या कहा, उस किसान ने कहा, सर टू लिव इन डेट ऑल थ्रू योर लाइफ इज लिविंग इन हेल। अगर आप इस बात को देखिए, अगर आप कर्जे में सारी जिंदगी अपना गुजारा करेंगे, उससे ज्यादा नरक कहीं नहीं देखा।
उसने ये कहा मुझे, और मैंने उसको याद दिलाया कि हमारे एक प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जो कहा करते थे कि किसान कर्जे में पैदा होता है, किसान कर्जे में मरता है। ये तो भारत में था, वहां अमेरिका का किसान कह रहा है कि साहब कर्जे में रहना सारी जिंदगी इज लिविंग इन हेल। वी एक्चुअली डिप्राइव फार्मर्स ऑफ देयर राइट फॉर इनकम, whether it was America, whether it was Europe, whether it is India. That is what has gone on all these decades because economic reforms का ये design है। Economic reforms का design है कि you have to sacrifice agriculture for the sake of the industry. Now what happened in America, what happened in Europe, I think we have to understand कि our conditions are peculiar. ये मुझे कहा जाता है कि साहब जब आप compare करते हो इंडियन फार्मर्स को अमेरिकन फार्मर्स से, तो कंडीशन हमारी बहुत डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, सो ऑन। मेरा ये कहना है कि जब आप बोरो करते हैं तब तो आप ये स्वाद नहीं उठाते। जब आप मॉडल बोरो करते हैं तब तो आपने नहीं कहा कि साहब हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी एथिक्स डिफरेंट है, हमारा इथोस डिफरेंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तब तो आप चुपचाप बोरो कर लेते हैं। नाउ यू आर टेलिंग मी कि साहब ये हमारे कंडीशंस डिफरेंट है, सो देयरफॉर यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। ये सब बातें कही जाती हैं। द अदर पार्ट इज कि हमारे देश में कहा जाता है कि हमारे छोटे किसान हैं। वी ऑल नो दैट 86% फार्मर्स के पास 5 एकड़ से कम जमीन है भारत में। तो ये कहा जाता है कि साहब बिकॉज छोटी जमीनें हैं तो इसमें मार्केट रिफॉर्म्स बहुत अच्छे काम करेंगे, क्योंकि वो उसको एग्रीगेट करेंगे, हम चाहे एफपीओस के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से वो एग्रीगेट करेंगे, और कोई तरीका नहीं है, तो इसलिए वो वी विल हैव बार्गेनिंग पावर एंड सो ऑन, फार्मर्स विल गेट अ बेटर प्राइस। मैंने कहा ये मैंने मान लिया कि भारत में तो छोटे किसान हैं, पर अमेरिका में तो बड़े किसान हैं। अगर बड़े किसानों में वो नहीं फेल हुआ, वो सक्सीड नहीं हुआ मार्केट सिस्टम, तो छोटे किसानों में कैसे होगा जिसके तो डिजाइन ही नहीं था वो। It was designed for bigger farms. In America, the average land holding size is roughly about 444 acres. In Australia, the average land holding size is more than 4,000 hectares. In Australia, people are dying, committing suicide. In America, farmers are committing suicide. और वही मॉडल जो है आप लाते हो भारत में, कहते हो कि क्योंकि हमारे छोटे किसान हैं इसलिए यहाँ ये वर्क करेगा। अरे छोटे किसानों के लिए तो वो डिजाइन ही नहीं हुआ था। अगर हमारे देश में क्या 400 एकड़ वाले किसान है, क्या उनके लिए वो मार्केट रिफॉर्म्स ठीक होंगे? अगर अमेरिका में तो फेल हो गया। The point I'm trying to make is we have not gone beyond looking into these kinds of questions जो मुझे लगता है कि सोसाइटी को पूछने चाहिए थे, और वही सवाल आज किसान पूछ रहे हैं। Interestingly, जब सोसाइटी फेल करती है तो eventually these farmers have realized कि उनका कोई नहीं है, वो खुद ही खड़े हैं, और जो आज खड़े हैं अपने घर बार को भी लेके गए हैं वो। So I think we need to understand कि क्यों हुआ ऐसा, because we wherever we were we actually failed. मुझे नहीं याद कि देश में कभी डिबेट हुई होगी कि फार्मर्स को हम एक रिस्पेक्टेबल इनकम दें। उसके लिए मेरा एक छोटा सा वीडियो है, शायद आप लोगों ने बहुत देखा होगा, इट हैज बीन इन सर्कुलेशन अगेन एंड अगेन। मैंने एक बार मेरे से पूछा गया कि साहब ये भारत में किसान जो है ये आत्महत्या क्यों करते हैं? छोटी सी बारिश होती है तो क्रॉप फ्लैट हो जाती है, किसान को हार्ट अटैक हो जाता है। इवन आर्मी के एक्स सोल्जर्स जो हैं जो फार्मिंग करते हैं, उनको भी जब देखते हैं उनकी क्रॉप फ्लैट हो गई या ये पानी के अंदर डूब गई है, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये क्या कारण है? तो आई लुक्ड इनटू, ऑफ कोर्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट द इनकम इनसिक्योरिटी एंड सो ऑन, पर मैंने एक छोटा सा एक आंकलन दिया था देश को। उसमें यह था कि किसान की हमने इनकम असेसमेंट करने की कोशिश की। 1970 में द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, गेहूं का दाम 76 रुपए प्रति क्विंटल। उस समय स्कूल टीचर्स की तनख्वाह 90 रुपए के आसपास होती थी एवरेज, और जब अगले साल स्कूल टीचर्स की तनख्वाह 100 होगी, 90 से बढ़कर 100 होगी, तो उन्होंने दिवाली मनाई थी। उस समय 76 रुपए पर क्विंटल वॉज व्हीट प्राइस। वो जो है 2015 45 साल के पीरियड में, उस समय मैंने स्टडी की थी, 45 साल के पीरियड में वो बढ़कर 1450 रुपए हो जाता है। दैट मीन्स ए जंप ऑफ 19 टाइम्स इन 45 ईयर पीरियड। और उसी पीरियड के अगर हम इनकम पैरिटी नॉर्म्स को देखने के लिए अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखें, तो बेसिक पे एंड डीए हमने काउंट किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो सैलरीज इंक्रीज हुई है वो 120 से 150 गुना होती है उसी पीरियड में। जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं, उनकी जो सैलरीज हैं बेसिक पे एंड डीए, एमोलुमेंट्स नहीं मैं जोड़ रहा, वो बेसिक पे एंड डीए ही 150 से 170 गुना बढ़ता है। और स्कूल टीचर्स की जो इनकम है बेसिक पे एंड डीए वो 280 से 320 गुना बढ़ती है, और किसान की 19 गुना बढ़ती है। आई एम श्योर यू विल एग्री कि अगर हम सबकी भी तनख्वाह उस रेशियो में बड़ी होती है जिसमें किसान की बड़ी होती है, तो आधे तो हम आत्महत्या कर चुके होते हैं और आधे नौकरियां भी छोड़ चुके होते हैं। बट लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि नहीं साहब इसको कंपेयर, मुझे ये बोला था कि हम इसको कंपेयर मत करिए। क्यों? अगेन एप्पल एंड ऑरेंजेस आप कंपेयर कर रहे हैं।